हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास में हम बात करेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में हम ग्रामर को यूज करते हैं। हाँ, मुझे याद है मैंने आपसे ये कहा था कि अगला जो क्लास है वो टाइम एंड टेंस को लेकर होने वाला है, लेकिन चूंकि अभी पेपर्स जो है वो काफी नजदीक हैं और पहला पेपर ही 11th का जो है वो इंग्लिश का है, तो कोशिश मेरी यह है कि मैं आपको उससे विशेष जानकारियां, उससे जुड़ी हुई जानकारियां दे दूं ताकि आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। आइए चलते हैं ये देखने के लिए कि हम इंग्लिश में ग्रामर को कैसे यूज करते हैं और अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। ऐसा क्या होता है ग्रामर की सहायता से जो कि हम इम्प्रूवमेंट में ले सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर को लिखते समय अच्छे मार्क्स को गेन करने की कैपेसिटी रख पाएंगे। आइए चलते हैं क्लास की ओर। ये देखते हैं व्हाट इज यूज ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। यानी कि जिस समय हम इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम ग्रामर का प्रयोग कहां कहां पर करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देती हूं कि 11th, 12th, 9th और 10th को लेकर ग्रामर का सिलेबस क्या है। ग्रामर के अंतर्गत आप मोडाल्स पढ़ते हो, टाइम एंड टेंस पढ़ते हो, डिटरमाइनर्स पढ़ते हो, सेंटेंस कंपोजिशन पढ़ते हो, कंप्रीहेंशंस पढ़ते हो। ये सारी चीजें जो हैं वो आप इसके अंतर्गत पढ़ते हो। आप एफिक्स और सफिक्स के बारे में जानते हो। इन सभी चीजों को लेकर जो क्लासेस हैं वो आगे के वीडियोस में और क्लासेस में होंगी, जिसमें आपको पूरी तरीके से इसको जानने का और समझने का मौका मिलेगा। फिलहाल जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को लेके दी जा रही है। आपके क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शंस होते हैं, यानी 3 खंडों में बांटा जाता है। पहला जो आपका सेक्शन होता है वो है रीडिंग स्किल का, जिसमें आपको दिए जाते हैं टोटल 20 मार्क्स। रीडिंग स्किल के अंतर्गत आपसे अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। अगर आप 9, 10th, 11th, 12th में से किसी के भी स्टूडेंट हो तो इसमें जो भी सेक्शन ए यानी कि रीडिंग स्किल के बेस पे अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं वो या तो प्रोज से होते हैं या तो पोएट्री से होते हैं। कॉमनली 2 कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं वो प्रोज से लिए जाते हैं और 2 ही पोएट्री से लिए जाते हैं। जिस समय आप इस अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको इसमें जो वर्ड लिमिट दी जाती है वो 200 या 250 वर्ड्स की दी जाती है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें 250 वर्ड्स के अकॉर्डिंग लगभग 4 या 5 पैराग्राफ हो सकते हैं और हर एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो ग्रामेटिकली बेस होता है, ग्रामर बेस होता है। अब ग्रामर बेस के हिसाब से आप यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, जैसे कि आपको नरेशन चेंज करने को आ सकता है, वॉइस चेंज करने के लिए आ सकता है, या फिर आपसे टिपिकल क्वेश्चन के तौर पर किसी भी शब्द का अपोजिट वर्ड पूछा जाता है या सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड साइनेप्स के वगैरह के बारे में पूछा जाता है। इसके लिए आपको ग्रामर पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए, प्लस आपको सेंटेंस कंपोजिशन आना चाहिए ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अनसीन पैसेज के मल्टीपल चॉइस, मैचिंग या 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस आसानी से हल कर सको। जैसा मैंने बताया कि 2 जो है अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन आपके प्रोज से और 2 ही क्वेश्चन आपके पोएट्री से यानी कि कविताओं से पूछा जाता है। ये कविताएं भी आपकी 3 या 4 स्टैंजा में होंगी और 3 और 4 स्टैंजा के अंतर्गत आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि एप्रोप्रिएट टाइटल डिसाइड करना। ग्रामेटिकली और भी कई चीजें होंगी, जैसे कि आपसे अपोजिट वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, जंबल वर्ड्स को आपको दिया जा सकता है। वहां पर टर्निंग यानी कि किसी भी तरह के इवेंचुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है कंप्रीहेंशन आते किन किन बेस पे हैं। तो कंप्रीहेंशन जो होते हैं वो फैक्चुअल हो सकते हैं, यानी कि घटित घटनाओं पे तथ्यों के आधार पर लिखी हुई चीजें हो सकती हैं। आर्टिकल हो सकता है, स्टैटिकल डाटाबेस को कंप्रीहेंशन हो सकता है, जिसमें सांख्यिकी स्तर पर जो आंकड़े दिए जाते हैं उनसे संबंधित आपको अनसीन पैसेज पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आता है वो होता है राइटिंग स्किल का। ये भी आपके 20 मार्क्स के हैं। राइटिंग स्किल भी आपके 20 मार्क्स की होती है। दैट मीन्स आप अगर टोटल ग्रामर पोर्शन कहोगे तो आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राइटिंग स्किल में नोटिस राइटिंग, डायरी एंट्री, आर्टिकल राइटिंग, लेटर टू एडिटर यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, साथ में इन्विटेशंस और भी कई चीजें जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है, बायोडाटा आता है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता के चलना चाहूंगी कि मैंने राइटिंग स्किल के अंतर्गत जितनी भी टॉपिक्स को बोल दिया, दैट जैसे कि नोटिस राइटिंग, डायरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोट मेकिंग, लेटर टू एडिटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, आर्टिकल या फिर एडवर्टाइजमेंट, बायोडाटा लिखना या जॉब लेटर लिखना, ये सारी चीजें राइटिंग स्किल के अंतर्गत आती जरूर हैं, लेकिन इनमें से कुछ लिमिटेड चीजें 9th में, कुछ 10th में, कुछ 11th में और कुछ 12th में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। अगर आप चाहते हो या आपका ये कोशिश है कि आप इसमें अच्छे मार्क्स ले आओ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि जिस तरीके से मैंने अपने वीडियोस में, अपने क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट के यूनिट वाइज वेटेज की या सेक्शन वाइज वेटेज की बात की है। अगर आप कमेंट में ये चीजें शेयर करने की बात करते हो तो अगला वीडियो जो होगा वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से वेटेज को लेकर होगा और आपको ये जानने को मिलेगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत आपको कितने मार्क्स और क्यों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कितना वेटेज है, कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो, ये सारी बातें। फिलहाल राइटिंग स्किल को हम हैंडल करते समय ग्रामेटिकली मेथड्स को बहुत ज्यादा देखते हैं, पंक्चुएशन मार्क का सही तरीके से यूजेस करते हैं, यानी कि कुल मिलाजुलाकर राइटिंग स्किल का मतलब होता है आपके लिखने की शैली। आपके लिखने की शैली जितनी अच्छी और जितनी अट्रैक्टिव होगी वो तभी हो सकती है जब आप ग्रामर को अच्छे तरीके से जानते हो, और ग्रामर यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रखेगा, खास करके तब जब आप राइटिंग स्किल और लिटरेचर जैसी चीजों को हैंडल कर रहे हो, क्योंकि किसी भी वाक्य की निरंतरता को यानी कंटिन्यूटी को प्रोवाइड करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्रामर के कुछ पैटर्न जैसे पंक्चुएशन हो गए या फिर टाइम एंड टेंस, कंडीशनल टेंस या फिर डिटरमाइनर्स को सही जगह पे इस्तेमाल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जो कि ग्रामर के बिना कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगला जो सेक्शन होता है वो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग किए जाने वाले क्वेश्चंस का होता है, जो कि टोटल आपके 40 मार्क्स के हैं। अगर आप प्रोज और पोएट्री दोनों पढ़ते हो तो प्रोज के हिसाब से आपकी कहानियों की समरी आ सकती है, उससे रिगार्डेड यानी कि कहानी के थीम के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ में ही अगर आप पोएट्री पढ़ते हो तो पोएट्री के पोएटिक डिवाइस आ सकते हैं। पोएटिक डिवाइस भी ऑलरेडी ग्रामर पोर्शन का ही है, जैसे कि अगर आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हो, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से हम अलंकार को पढ़ते हैं इंग्लिश के अंतर्गत यानी अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत, और हम ये जानते हैं कि किसी भी राइटर की भाषा शैली क्या है या उस कविता की भावनात्मकता क्या है। ये सारी चीजों को समझने के लिए और सही जगह पे स्टे करने के लिए, सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है कि आप ग्रामर को लेकर थोड़े से सेंसिटिव हो जाओ, जान जाओ कि किस तरीके से हमें अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना है, वाक्यों में शब्दों की जादू को बिखेरना है, ताकि सामने वाला हमारे इस जादू से मोहित हो जाए और हमें अच्छे खासे मार्क्स देके जाए। इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के सामने भी इस तरह की जानकारियों के बारे में बताइए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दीजिए कि इस तरह के वीडियोस उनके लिए काफी ज्यादा नॉलेज गेनिंग होने वाले हैं, अच्छे खासे नंबर्स के लिए आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपको दर्शाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने नॉर्मल से सब्जेक्ट में, जिसको आप बहुत ज्यादा हार्ड समझते हो, हमारे लिए तो नॉर्मल ही माना जाता है क्योंकि हम इसका अध्ययन करते रहते हैं। अगर आप भी इसका अध्ययन करोगे तो जिस तरीके से हमें ये इजी लगता है, आपको भी ये इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इसके बाद हम आगे की जानकारियों में, आगे की क्लासेस में बने रहेंगे। धन्यवाद।